हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में से लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल हैं, इनका रिवीजन कार्य करेंगे। पूर्व में हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास के भी लिखाए जा चुके हैं। यशपाल द्वारा लिखा ये पाठ व्यंग रचना, जो वास्तविकता की उपेक्षा पर एक बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है। कवि ने इसकी रचना यह सिद्ध करने के लिए की थी कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक बार लेखक नई कहानी का कथ्य खोजने के विचार से सेकंड क्लास के डिब्बे में रेल यात्रा के लिए घुसा। वहां पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में पालथी लगाए बैठा था। सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाबी तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षा पूर्वक गाड़ी से बाहर देखता रहा, फिर खीरे के टुकड़े काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का और अपनी शराफत दिखाने के लिए लेखक से खीरे खाने का आग्रह किया। लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के एक एक टुकड़े को उठाया, उसे मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर एक डकार लेकर प्रदर्शित किया कि सूंघने से ही उनका पेट भर गया था। लेखक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जब बिना खीरे खाए नवाब साहब का पेट भर सकता है, तो बिना कथ्य पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है। ये इस पाठ का एक संक्षिप्त में हमने सारांश बताया। अब देखिए, इस पाठ से संबंधित जो परीक्षा में हमारे लिए प्रश्न उत्तर होंगे वो कैसे होंगे, ये हमें जानना है। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय व लघु उत्तरीय प्रश्न। हर गद्य पाठ में ये स्थिति होगी, एक गद्यांश होगा, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं और गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय। उसके बाद पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न व लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके सिलेबस में हो सकता है। सिलेबस में परिवर्तन जो हुआ है वो गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए। पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 80 यानी 80 पर आप देखेंगे एक गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर भले पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये गद्यांश पेज 80 पर है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। इसका मतलब क्या है कि ये नई कहानी पर कटाक्ष है, नई कहानी के जो लेखक हैं उन पर कटाक्ष है। अब जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसको बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ प्रश्न बनते हैं। लजीज का अर्थ है, विकल्प दिए गए हैं, का मीठा, खा कड़वा, गा स्वादिष्ट, घा बेस्वाद। तो लजीज माने होता है स्वादिष्ट। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट।
डकार किसने लिया था भाई? किसने लिया था? नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया था। ये गद्यांश में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? डकार नवाब साहब ने लिया था। डकार लिया था किसने? नवाब साहब। उदर की तृप्ति से लेखक का क्या आशय है? उदर, उदर माने होता है पेट। उदर का मतलब होता है पेट। पेट की पेट कब तृप्त होता है? जब भूख शांत होती है। पेट की तृप्ति कब होती है? जब भूख की शांत, यानी मन का संतुलन, पेट की भूख शांत होना। याद देखिए, पेट की भूख शांत होना। नफीस, एब्स्ट्रैक्ट, नामुराद आदि शब्द हैं। कैसे? देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव। ये आपने 8वीं तक पढ़े होंगे। तत्सम, तद्भव सब तभी कहते हैं ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। पिछली कक्षाओं का पढ़ा हुआ आपके आगे की कक्षाओं में काम आता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ के बंद करके रख दिया नहीं। यहां अब आपको ये शब्द नहीं बताए जाएंगे कि देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, ये आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर देना है। तो नफीस, एब्स्ट्रैक्ट, नामुराद आदि शब्द कैसे हैं? तत्सम तो है नहीं, आपको मालूम है। जो संस्कृत के यूं ही आ जाए वो तत्सम होते हैं। तद्भव नहीं है, जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में बदल गए हैं वो। तो कौन से शब्द है? देशज, देशज नहीं है ये। देसी मतलब देसी नहीं है, ग्रामीण शब्द नहीं है ये कौन से शब्द हैं? ये अरबी फारसी के शब्द हैं, यानी कि ये शब्द विदेशी शब्द, ये विदेशी शब्द। लेखक ने किसे एब्स्ट्रैक्ट तरीका कहा? किसे कहा है एब्स्ट्रैक्ट तरीका? खीरा खाकर पेट भरने को, खीरा सूंघकर पेट भरने को, नमक में बुरकने को, धोकर तौलिए से। खीरा सूंघ कर पेट भरने को एब्स्ट्रैक्ट तरीका गद्यांश में कहा है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट, यानी सूंघने के तरीके, सूंघ कर पेट भरना, ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका। तो ये इसका उत्तर, ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब देखिए इसके बाद में आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। कुछ लघु उत्तरी प्रश्न हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि गद्यांश पर लघु उत्तरी प्रश्न आपके लिए परीक्षा में आए, ये आवश्यक नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश संबंधी लघु उत्तरी प्रश्न कोई हर्जा नहीं है करने में। नवाब साहब ने खीरा सेवन की प्रक्रिया को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? नवाब साहब की खीरा सेवन की प्रक्रिया को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? ये प्रश्न। नवाब साहब की खीरा सेवन की प्रक्रिया को देखकर लेखक के मन में विचार आया कि खीरे के इस्तेमाल का ये ढंग सूक्ष्म या काल्पनिक तरीका तो माना जा सकता है। सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट? नफीस एब्स्ट्रैक्ट काल्पनिक, काल्पनिक तरीका तो माना जा सकता है, लेकिन इस तरीके से पेट भरना कैसे संभव हो सकता है? पेट की तृप्ति तो तभी होती है जब कोई खाद्य पदार्थ मुंह से खाया जाकर पेट में पहुंचे। ये विचार देखा आपने, शब्द बदल गए, सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट। आप ऐसे कैसे उतार देंगे? लेखक, इस गद्यांश में लेखक ने अपने व्यंग्य का लक्ष्य किसे और कैसे बनाया है? इस गद्यांश में लेखक ने अपने व्यंग्य का लक्ष्य किसे और कैसे बनाया है? इस गद्यांश में लेखक ने अपने व्यंग्य का लक्ष्य नवाबों, रईसों के चोचलों और बनावटी व्यवहार के साथ ही नई कहानी लिखने वाले लेखकों को बनाया है।
कैसे बनाया भाई? नई कहानी के लेखक भी बिना विचार, घटना और पात्रों का उपयोग किए कहानी लिखने का दिखावा किया करते हैं। यहां भी बिना खाए उदर पूर्ति का दिखावा नवाब साहब कर रहे हैं, से सूंघ करके पेट भर रहे हैं। तो इन दोनों में समानता होने के कारण नई कहानी के लेखक के ज्ञान चक्षु खुलने का क्या आशय है? ये ज्ञान चक्षु खुलने का क्या आशय? खीर, नवाब साहब के खीरे खाने के तरीके से लेखक को चमत्कृत कर दिया। नवाब साहब के खीरे खाने के तरीके ने लेखक को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें अचानक नया ज्ञान मिला कि सूंघकर पेट भरा जा सकता है। क्यों? उनको नया ज्ञान मिला और उनको एहसास हुआ कि जब सूंघकर पेट भरा जा सकता है तो बिना कथ्य के कहानी भी लिखी जा सकती है। बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी भी लिखी जा सकती है। ये ज्ञान उनके का संचार उनके अंदर। इसके बाद में आते हैं पाठ पर आधारित, पाठ आधारित लघुत्तरी प्रश्न। आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। जो अभ्यास के प्रश्न हमने आपको करने के लिए भेजे थे, उनको पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे। एक प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। इस तरह का एक प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये है पाठ आधारित। पाठ आधारित प्रश्न। गद्यांश आधारित नहीं, पाठ आधारित प्रश्न। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? ये पाठ आधारित प्रश्न। देखिए इसका उत्तर, लखनवी अंदाज में जो लेखक है वो ट्रेन में यात्रा करने जाता है और टिकट खरीदता है। लेखक को दूर नहीं जाना था और सेकंड क्लास में यात्रा करने पर अधिक दाम भी लगते थे। फिर भी भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करने की इच्छा। बताइए, लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि वो भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करने की इच्छा लगता था। वह अकेले में हिंदी की नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था। इसके साथ ही खिड़की के बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना चाहता था। क्लियर? लेखक ने यात्रा के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा
क्योंकि वह भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करने की इच्छा रखता था। वह अकेले में हिंदी की नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था और साथ ही खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना चाहता था। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ आधारित प्रश्न हो सकते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न भी इसके आधार पर आ सकते हैं, बन सकते हैं, और पूरे पाठ में से हम कहीं से भी कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आ सकता है। नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया? प्रश्न दे दिया। नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया? विकल्प दे दिए। पहला, खीरे को खाकर, खा खीरे को चाटकर, ग खीरे को सूंघकर, ग किसी प्रकार ने। ये 4 विकल्प दे दिए। अब आपको उत्तर छानना है। तो नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया? खीरे को सूंघकर। यहां उत्तर हुआ खीरे को। नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन का वह विचित्र तरीका क्यों अपनाया? क उनके दांत में दर्द था, ख उनके पेट में दर्द था, ग खीरे में मिर्च लगी थी, ग रहीसी के कारण खीरा खा नहीं सकते थे तथा बिना स्वाद दिए रह नहीं सकते थे। बताइए। घ रहीसी के कारण खीरे जैसी तुच्छ वस्तु खा नहीं सकते, खीरा खा नहीं सकते थे तथा बिना स्वाद लिए रह नहीं सकते थे। इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पाठ के आधार पर आ सकते हैं। पाठ को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक एक प्रश्न का निर्माण करने का प्रयास करें। जितने अधिक हम प्रश्न निर्माण कर लेंगे उतना पाठ हमारे लिए सहज हो जाएगा, आसान। इसके बाद रिवीजन की श्रृंखला पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बारे में हम जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पूर्व पाठ हम पढ़ चुके हैं। इसका हम संक्षिप्त सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व में आप इस पाठ को विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है तथा स्मृतियां विश्वसनीय होनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेंस चैपल नगर में हुआ था। इस नगर को गिरजाघरों, पादरियों और धर्मगुरुओं का शहर कहा जाता है। इंजीनियरिंग की आखिरी साल की पढ़ाई करते समय फादर का मन पादरी बनने का हुआ। इसके बाद उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। भारत आकर फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंग गए। वे सन्यासी का संकल्प लेकर सन्यासी तो बन गए परंतु मन से सन्यासी नहीं बन सके। उन्होंने लोगों से संबंध बनाए तथा उनका निर्वाह किया, संबंधों का निर्वाह किया है। फादर के मन में सभी के प्रति अपार करुणा का भाव था। उन्होंने भारत के लोगों तथा हिंदी भाषा की अपार सेवा की। लेखक से फादर के अंतरंग संबंध थे, बड़े घनिष्ठ संबंध थे। लेखक का विश्वास है कि जब तक राम कथा रहेगी संत फादर बुल्के को भी बुलाया नहीं जा सकेगा। हिंदी से पढ़ा, हिंदी शब्दकोश की रचना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना ही चाहते थे। ये इस पाठ का सारांश है। अब आप इस पाठ पर जो प्रश्न आएंगे पूर्व में हम बता चुके हैं, उसी तरह के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। गद्यांश आधारित बहुविकल्पी लघुत्तरीय प्रश्न, पाठ आधारित बहुविकल्पी लघुत्तरीय प्रश्न, गद्यांश आधारित। एक गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है। फादर बुल्के, किताब खोल लीजिए, देखिए पेज नंबर 87 यानी 87, 87। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे।
दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? इसकी चिंता, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते हुए उन्होंने पाया। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति, विरल शांति। यहां से यहां तक फादर बुल के संकल्प से लेके विरल शांति, प्रश्न 87 पर करते हैं। अब देखिए, फादर मन से सन्यासी नहीं थे। पहला प्रश्न, फादर मन से सन्यासी नहीं थे क्योंकि वे कॉलेज में पढ़ाते थे, वे साधु नहीं थे, रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे, वे रिश्ते बनाकर तोड़ देते। अब यहां पर क्या है विकल्प? पाठ को देखिए, गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश का रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। कभी कभी लगता कि वे मन से सन्यासी नहीं थे क्योंकि रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, पहली लाइन। तो इसका उत्तर क्या रहा कि रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। फादर हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ये देखिए लाइन, गद्यांश में ये वाली लाइन है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किनके शब्द लेखक को अद्भुत प्रकाश से भर देते थे? विकल्प है लेखक के, गुरु के, फादर के, लेखक के, मित्र के, परिमल के सदस्यों। गद्यांश में देखिएगा, गद्यांश में देखिए, गद्यांश में कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश आधारित अद्भुत प्रकाश से भर देते थे। सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो गहरी तपस्या से जन्मती है। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से, उनके यानी किनके मुख से? किनके शब्द? लेखक, फादर के शब्द, फादर के मुख से सुने हुए शब्द लेखक को अद्भुत प्रकाश से भर देते थे, एक ऐसी रोशनी से भर देते। अद्भुत अर्थ भी समझना है, अर्थ के आधार पर उत्तर को छांटना है, इस बात को हमें ध्यान देना है। फादर को किस बात का दुख था? किस बात का दुख था? हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। ये लाइन गद्यांश में दी। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो फादर को किस बात की दुख थी? कि हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे, इस बात का फादर को दुख था। उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपेक्षा का मतलब है अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना। उपेक्षा माने उसका
निरादर कर देना। अपेक्षा मतलब उससे आशा रखना, उम्मीद रखना, अपेक्षा, इसका विलोम। ये गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न थे। लघु उत्तरी प्रश्न का निर्माण भी इसी तरह किया जा सकता है। लेखक ने फादर बुल्के का लगाव किस रूप, लेखक से फादर बुल्के का लगाव किस रूप में होता है? लेखक से फादर बुल्के का जो लगाव है वो किस रूप में? ये एक प्रश्न बनता है इस गद्यांश पर। एक प्रश्न इस तरह का बनता है कि लेखक से फादर बुल्के का लगाव किस रूप में प्रकट होता है? लेखक से फादर बुल्के का लगाव किस रूप में प्रकट होता है? किस रूप में प्रकट होता? लेखक से फादर बुल्के का लगाव विशेष रूप से प्रकट होता है। क्यों? कि लेखक जब दिल्ली में निवास कर रहा था तो फादर दिल्ली आने पर उससे मिलने अवश्य पहुंचते थे। लेखक से मिलने के लिए वो हर प्रकार की असुविधा और कठिनाइयों को झेलते थे। गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ भी हो, वे लेखक से मिलने अवश्य पहुंचते थे। अगला प्रश्न, फादर बुल्के की चिंता क्या थी? फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित देखने की थी। वे हर मंच पर अपनी इस चिंता और कष्ट को प्रकट किया करते थे। फादर अपने परिचित दुख और संकट के समय फादर के उपस्थित होने का क्या प्रभाव होता था? दुख और संकट के समय फादर के उपस्थित होने का प्रभाव ये होता था कि उनके जो शब्द थे, सांत्वना भरे जो शब्द थे, वो जादू जैसा प्रभाव सबके ऊपर डालते थे। वो एक वयोवृद्ध पारिवारिक सदस्य की तरह उपस्थित होते थे। उसका ये प्रभाव होता था, एक वयोवृद्ध पारिवारिक सदस्य की तरह वो, उनके सांत्वना के शब्द जादू जैसा प्रभाव डालते थे। ये आपके गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी और गद्यांश पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न आपके। अब पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है। पाठ पर आधारित आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो अभ्यास प्रश्न में, क्या नाम है, लघु उत्तरी जो प्रश्न है वो अभ्यास प्रश्न में आपके पास दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न के उत्तर मैंने आपको पीडीएफ फाइल के द्वारा भेजे हैं, आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। और भी अन्य तरह के पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है, प्रश्न के बन सकते हैं। जैसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण द्वारा लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमारे देश की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि भारतीय तो भारतीय, विदेशी भी भारत में आकर भारतीयता के रंग में रंग जाते हैं। फादर बुल्के के माध्यम से उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्व को उजागर किया है, हिंदी की भाषा के महत्व को उजागर किया है। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए। लेखक के इस कथन का क्या, इस कथन के पीछे क्या कारण था? फादर बुल्के जहरवाद की पीड़ा भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये स्थिति हमारे मन में ईश्वरीय न्याय के प्रति शंका और असंतोष जगाता है। जिस व्यक्ति का सारा जीवन सेवा, परोपकार और प्रेम को समर्पित रहा हो, उस व्यक्ति को ऐसी पीड़ादायक मृत्यु प्राप्त होना
हमारी ईश्वर के प्रति आस्था को डगमगा देता है। फादर जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसे पीड़ादायी बीमारी से नहीं मरना था। फादर उनके परिवार में कौन कौन व्यक्ति थे, परिवार के प्रति उनका लगाव कैसा था, ये भी प्रश्न हो सकता है। फादर बुल्के के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई, 1 बहन थे। एक भाई पादरी था, दूसरा व्यवसायी। बहन बहुत अटी स्वभाव की थी। सन्यासी होते हुए भी फादर बुल्के का परिवार के प्रति लगाव था। पिता और भाइयों से उन्हें अधिक लगाव न था, पर माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। वे 2-3 बार परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए। तो इस तरह के प्रश्न आपके पाठ पर आ सकते हैं। इसी तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी तरह के बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न बड़ा विस्तृत है, पूरा पाठ, पूरे पाठ में से कहीं से भी। परिमल क्या है, विकल्प दे दिया, एक समाचार पत्र का, ख एक साहित्यिक संस्था, ग एक मासिक पत्रिका, ख एक पुस्तक। छाटिए परिमल है क्या, परिमल क्या है। उत्तर मिलता है परिमल एक साहित्यिक संस्था है, तो यहां विकल्प आएगा एक साहित्यिक संस्था। देवदारू की छाया किसे कहा गया है, विकल्प है फादर के ममत्वपूर्ण व्यवहार को। ख पीपल की छाया को, ग लेखक के गुरु के प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार को, घ चर्च के फादर के प्रेमपूर्ण व्यवहार को। देवदारू की छाया फादर के ममत्वपूर्ण व्यवहार को कहा गया है, इसलिए क विकल्प उत्तर क्या है, फादर के ममत्वपूर्ण व्यवहार। ये आपके पाठ का रिवीजन, दोनों पाठों का आपका रिवीजन हो गया। आगे के जो पाठ हैं, पाठ 14, 15, 16 और 17, एक कहानी यह भी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये सीबीएसई ने आपके सिलेबस में से हटा दिया है। अगर इनके प्रश्नोत्तर आपको नहीं करने हैं, इनके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास नहीं करना है, ये पाठ सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, पढ़ना जरूर है इन पाठों को, परंतु इन पाठों में से प्रश्नोत्तर नहीं करना है। प्रश्नोत्तर सिर्फ आपको गद्य खंड के जो 4 पाठ हैं, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवी करुणा के दिव्य चमक, इन 4 पाठों में से ही प्रश्नोत्तर, पठित गद्यांश, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्प, ये सारे प्रश्न इन 4 पाठों में से करना है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।